माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय ईएनईसी इंजीनियरिंग विभाग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर व्याख्यान 56 इंटरफेसिंग। अगला इंटरफेस जिसे हम देखेंगे वह एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर्स या ADC के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक दुनिया एनालॉग है। हम माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर के अंदर सिग्नल वैल्यू को डिजिटल टर्म्स में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हम प्रोसेसिंग को डिजिटल टर्म्स में करते हैं। तो वास्तविक दुनिया एनालॉग है। जो सिग्नल आपको पर्यावरण से मिलते हैं वह एनालॉग है। इसलिए प्रकृति से मिल रहे सिग्नल मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सुविधा की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम उन मूल्यों को पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कमरे के तापमान को पढ़ रहे हैं, तो भले ही वह किसी वोल्टेज में परिवर्तित हो, आपको वोल्टेज की एक निरंतर श्रेणी मिलती है। या यूं कहें कि यदि आप एक ट्रेन की गति या एक कन्वेयर बेल्ट की गति के प्रवाह की निगरानी कर रहे हैं, तो यह भी एक निरंतर मात्रा है जो आपको मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य से माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर डिजिटल हैं और वे इस एनालॉग डेटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस एनालॉग डेटा को कुछ डिजिटल मूल्यों में परिवर्तित करें। तो ये उन चिप्स द्वारा किया जाता है जिन्हें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स या ADC कहा जाता है। उनका उपयोग डेटा एक्विजिशन के लिए किया जाता है जो पर्यावरण से डेटा एकत्र करने के लिए होता है। ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग करके भौतिक मात्रा को विद्युत सिग्नल में बदल दिया जाता है। तो ट्रांसड्यूसर यह कुछ उपकरण है जिनके द्वारा आप भौतिक डेटा को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही सरल ट्रांसड्यूसर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या LDR है। इसलिए यदि हम लाइट को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो यह इस तरह की संरचना है। यह केवल एक रेजिस्टर है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का मूल्य उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करेगा। तो विशिष्ट डिजाइन यह हो सकता है कि जब कोई रोशनी नहीं गिरती है तो यह रेजिस्टेंस का मूल्य इंफिनिटी या बहुत अधिक होता है, और जब कुछ प्रकाश उस पर गिर रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस तरह आपके पास एक बहुत ही सरल डिजाइन हो सकता है। तो आप एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं और यह LDR है। तो यह कुछ सप्लाई वोल्टेज VCC से जुड़ा है, यह ग्राउंडेड है और इस बिंदु से मुझे मूल्य मिल रहा है। फिर क्या होगा जब वहां प्रकाश नहीं है तो रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, तो आपको यहाँ वोल्टेज लगभग VCC के बराबर मिलेगा। इस उपकरण में से बहुत कम करंट प्रवाह होगा, तो आपको वोल्टेज VCC के आसपास मिलेगा। लेकिन जब कुछ प्रकाश उस पर गिर रहा है तो यह रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और प्रकाश की मात्रा के आधार पर यह रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इसलिए अगर मैं अधिकतम संभावना के लिए जाता हूं तो यह रेजिस्टेंस 0 के करीब होगा। परिणामस्वरूप यह बिंदु लगभग ग्राउंडेड हो जाएगा, तो आपको वहां लगभग 0 वोल्ट मिलेगा। तो यह लाइट से परिवर्तित इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो सिस्टम पर गिर रहा है। इस तरह से कई ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं, जैसे हमें यह प्रेशर ट्रांसड्यूसर मिला है। फिर विभिन्न प्रकार के सेंसर्स, गैस सेंसर और अन्य सेंसर जो हमारे पास है, वे सभी ट्रांसड्यूसर नामक शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। अब ये ट्रांसड्यूसर लीनियर हो सकते हैं या नॉन लीनियर हो सकते हैं। तो लीनियर ट्रांसड्यूसर्स का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होता है वह हमारे पास मौजूद एक्साइटेशन की मात्रा के अनुरूप होता है। तो यह आइडियल ट्रांसड्यूसर है जो मेरे पास है। यदि इस तरफ एक्साइटेशन है और हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज या करंट मिला है, तो आइडियली मैं इस तरह एक सीधी लाइन रखना चाहूंगा। यह 45 डिग्री पर नहीं हो सकती है, पर यह कुछ हद तक सीधी लाइन है। तो मेरे पास इस तरह का बिहेवियर हो सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी होता है और आमतौर पर हमें विभिन्न प्रकार के बिहेवियर मिलते हैं। हो सकता है कि यह इस तरह का होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें रेंज की पहचान करनी है और रेंज के आधार पर हमें किसी प्रकार का पीस वाइज लीनियराइजेशन या ऐसा कुछ करना है। लेकिन अंततः मेरा मतलब है कि यह ट्रांसड्यूसर अकेले इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रांसड्यूसर आउटपुट यह कुछ सर्किटरी के माध्यम से जाता है जिसे हम सामान्य रूप से लीनियराइजेशन सर्किटरी कहते हैं, और इस लीनियराइजेशन सर्किटरी से
यह कन्वर्टर तक जाता है। तो यह डेटा कन्वर्टर है जिसके बारे में हम अपने पाठ्यक्रम में बात करेंगे। तो यह एनालॉग है, यहाँ तक मुझे एनालॉग सिग्नल मिल गए हैं। यह पर्यावरणीय एक्साइटेशन है जो ट्रांसड्यूसर प्राप्त कर रहे हैं। तो यह कुछ एनालॉग मूल्यों का उत्पादन कर रहा है। एनालॉग वैल्यू को लीनियर बनाया जाता है और फिर हमें यहाँ कुछ लीनियर एनालॉग मूल्य प्राप्त होते हैं, लेकिन यह भी एनालॉग है। तो अंततः यह डेटा कन्वर्टर में चला जाता है और यहाँ आपको डिजिटल क्वांटिटीज मिलती है, वे डिजिटल क्वांटिटीज है। तो इन डिजिटल क्वांटिटीज को माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। इसलिए हमारी चर्चा का हिस्सा इसी के आसपास है। तो हम इस लीनियराइजेशन सर्किटरी के बारे में बात नहीं करते हैं, इसे आप कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम में पा सकते हैं, इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे। हम मानते हैं कि यह लीनियराइज्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूल्य उपलब्ध है और फिर हम इसे एनालॉग मात्रा से डिजिटल मात्रा में बदलने जा रहे हैं। तो जो डिवाइस ज्यादातर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या ADC के रूप में जाना जाता है। इसलिए ADC में n बिट रिज़ॉल्यूशन जो कि 1 अपॉन 2 पावर n हो सकता है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि यह ट्रांसड्यूसर कुछ वोल्टेज का उत्पादन कर रहा है। अब कितना वोल्टेज अंतर यह डिजिटल में बदल सकता है। जैसे अगर कहें कि मुझे 2 वोल्ट का कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया है। मेरे अनुसार यह डिवाइस जो मेरे पास है यह ADC है। यह कुछ आउटपुट का उत्पादन करता है। मान लीजिए कि यह 4 बिट आउटपुट का उत्पादन करता है 0100। फिर अगला निकटतम आउटपुट जो यह उत्पादन कर सकता है वह 0101 है। सिंगल LSB परिवर्तन है। अब इस वोल्टेज में किस परिवर्तन के लिए यह इस सिंगल LSB परिवर्तन का उत्पादन कर सकता है। तो यदि संबंधित अगला वोल्टेज 22 वोल्ट है, जैसे कि 2 वोल्ट के लिए यह आउटपुट 1 है, 22 वोल्ट के लिए आउटपुट यह 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसे 02 वोल्ट का रिज़ॉल्यूशन मिला है। तो यह 02 वोल्ट के परिवर्तन को सेंस कर सकता है और इसे एक अलग डिजिटल मूल्य अगले डिजिटल मूल्य में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यदि आपके पास यहाँ मौजूद वोल्टेज की कुल रेंज V है और अगर यह ADC एक n बिट आउटपुट का उत्पादन कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह 2 पावर n विभिन्न मूल्यों का उत्पादन कर सकता है। तो वे 2 पावर n मूल्य इस 2 पावर n विभिन्न वोल्टेज स्तरों के अनुरूप होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि V अपॉन 2 पावर n को इस ADC के रिज़ॉल्यूशन के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि आइडियली यह पूरी रेंज समान रूप से विभाजित है। तो यह नहीं है कि V को 5 वोल्ट के बराबर लिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 0 से 1 वोल्ट यह उन मूल्यों का उत्पादन करता है जो एक दूसरे के करीब है और 4 से 5 वोल्ट यह उन मूल्यों का उत्पादन करता है जो एक दूसरे से बहुत दूर है। तो इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन जो LSB को बदलने के लिए आवश्यक है वह वोल्टेज मूल्यों के विभिन्न रेंज पर अलग होता है। इसलिए यदि ऐसा हो रहा है तो हम वास्तव में उस स्थिति से खुश नहीं हैं, क्योंकि तब इस रूपांतरण को उस पर अधिक विश्वास नहीं है। इसलिए आइडियली मैं एक ऐसी प्रणाली रखना चाहूंगा जहां यह रेंज एक समान हो। इसलिए उनमें से प्रत्येक को रेंज के भीतर उचित मूल्यों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसे एक n बिट रिज़ॉल्यूशन मिला है और इस n बिट रिज़ॉल्यूशन में स्टेप साइज 1 अपॉन 2 पावर n है और एक मात्रा है जिसे कन्वर्शन टाइम कहा जाता है, जो रूपांतरण के लिए आवश्यक समय है। तो ऐसा नहीं है कि एनालॉग वैल्यू में लगातार बदलाव होता है और फिर भी यह डिजिटल ADC उसी दर पर एनालॉग वैल्यू का पालन करेगा, जो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आमतौर पर इन उपकरणों को इस रूपांतरण को करने में कुछ समय लगता है। विभिन्न प्रकार के ADC है, इसलिए हमें सरल सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमेशन प्रकार मिला है जहां यह एक एक करके बिट्स को बदलता रहता है। पहले यह LSB को बदलता है, फिर परिणामी मूल्य के अनुरूप एनालॉग मूल्य से तुलना करता है और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो यह फिर से अगले बिट को बदल देगा। तो यह ऐसा ही करेगा। तो हमें सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमेशन टाइप मिला है।
फ्लैश टाइप है, जहां यह रूपांतर पैरेलल रूप से किया जाता है, इसलिए सभी बिट्स को संभावित मूल्यों के लिए पैरेलल रूप से जांचा जाता है। तो इस तरह हमें ADC के विभिन्न वर्ग मिले हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए कन्वर्शन समय अलग-अलग होगा। तो यह एक उदाहरण ADC 0804 है। इसे बहुत सारी पिन्स मिली है, इसलिए हम इन पिन्स का नाम और उनके अर्थ के बारे में क्रमिक स्लाइड्स में देखेंगे। तो इसे 8 बिट रिज़ॉल्यूशन मिला है, तो वह n 8 बिट के बराबर है। इसलिए यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसे DB1 से DB6 मिला है और यह DB0 से DB7 यह ADC आउटपुट है। तो यह n बिट आउटपुट का उत्पादन कर सकता है। तो n 8 के बराबर है। कुल रिज़ॉल्यूशन 8 बिट है। तो हमें यह 8 बिट रिज़ॉल्यूशन मिला है। डिफरेंशियल एनालॉग वोल्टेज इनपुट, डिफरेंशियल एनालॉग वोल्टेज इनपुट के लिए अगर हमें यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज V प्लस और V माइनस मिला है, तो यह डिफरेंशियल वोल्टेज उपयोगी है क्योंकि इसमें इनपुट में कम त्रुटि होगी जो हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि आप ग्राउंड के संबंध में केवल एक ही इनपुट Vin दे रहे हैं, तो इस तरह से त्रुटि की संभावना अधिक होगी। जैसे अगर कुछ त्रुटि है जो दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है, तो चूंकि ये पिन बहुत निकट स्थित है, इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या ऐसा कुछ है जो पिन नंबर 6 को प्रभावित करता है, तो यह बहुत संभावना है कि यह पिन नंबर 7 को प्रभावित करता है। तो इनपुट को 6 माइनस 7 के रूप में लिया जाता है। इसलिए परिणामस्वरूप उन नॉइजेस को रद्द कर दिया जाएगा, कॉमन मोड नॉइज़ चले जाएगा। तो यह डिफरेंशियल इनपुट होने का उद्देश्य है। फिर 0 से 5 इनपुट वोल्टेज रेंज, इनपुट की रेंज जो इसे एनालॉग से डिजिटल में बदल सकती है। तो एनालॉग सिग्नल मूल्य 0 से 5 वोल्ट की रेंज में हो सकता है, कोई 0 एडजस्टमेंट नहीं है। कुछ ADC में एक पिन है जिसके द्वारा आप 0 एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप इनपुट पर 0 वोल्ट देते हैं, तो संबंधित आउटपुट क्या है? हम उम्मीद करते हैं कि आउटपुट भी 0 होना चाहिए। तो 0 उस मामले के लिए न्यूनतम संभव मूल्य है जो आपके पास है। इसलिए यदि आप वह देते हैं, तो यह अपेक्षित है कि आउटपुट 0 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो एक समस्या है। तो इस मामले में यह 0 एडजस्टमेंट सुविधा नहीं है। बिल्ट इन क्लॉक जनरेट होता है क्योंकि जब यह ADC काम कर रहा होता है, तो इसे क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ ADC के लिए एक बिल्ट इन क्लॉक सर्किटरी उत्पन्न होती है क्योंकि जब यह ADC संचालित होता है, तो इसे क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो कुछ ADC के लिए बिल्ट इन क्लॉक सर्किटरी होती है जो क्लॉक को सीधे फीड कर सकता है, या आपके पास कुछ ADC हो सकते हैं जहां हमें उत्पन्न हुई कुछ क्लॉक को बाहरी रूप से कनेक्ट करना है। हो सकता है कि क्लॉक माइक्रोकंट्रोलर से आ रहा हो या कुछ सर्किटरी से आ रहा हो सकता है। कह सकते हैं टाइमर आधारित सर्किटरी से क्लॉक उत्पन्न होती है। फिर Vref/2 वोल्टेज को छोटे इनपुट वोल्टेज स्पैन को पूर्ण 8 बिट रिज़ॉल्यूशन में बदलने के लिए बाहरी रूप से एडजस्ट किया जा सकता है। तो यह पिन Vref/2 है। इसलिए यदि आपकी इनपुट वोल्टेज की रेंज 0 से 5 वोल्ट या उससे कम की रेंज में नहीं है, तो आप यहाँ कुछ मूल्य कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि मेरा इनपुट उस रेंज में नहीं है, तो यह उससे कम होगा। इस तरह से इसे सेट किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में हमारे पास पहली महत्वपूर्ण पिन CS जो चिप सिलेक्ट है। तो चिप सिलेक्ट एक एक्टिव लो पिन है और इसका उपयोग ADC को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इसलिए किसी भी अन्य डिवाइस जिसे हम माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ते हैं, एक चिप सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए क्योंकि ADC से जो डेटा बस लाइन है, वह इस माइक्रोकंट्रोलर के डेटा बस को भी चलाएगी, जिससे अन्य डिवाइस भी जुड़े है। इसलिए यह चिप सिलेक्ट लाइन ADC के सिलेक्ट होने से पहले कम होनी चाहिए। फिर एक RD रीड पिन है, तो यह इनपुट पिन है और यह एक्टिव लो है। इसलिए ADC एनालॉग डेटा के रूपांतरण के बाद परिणाम को एक आंतरिक रजिस्टर में संग्रहीत करेगा और यह पिन ADC से डेटा प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इसलिए आप एनालॉग वोल्टेज अप्लाई करते है
और ADC को इसे कन्वर्ट करने के लिए कहते है। तो यह मूल्य को कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसे तुरंत डेटा बस पर नहीं डाला जाएगा। तो यह कुछ आंतरिक रजिस्टर में मूल्य को रखेगा ताकि उस रजिस्टर से डेटा बस पर मूल्य को पढ़ा जा सके। इसलिए क्या आवश्यक है, आपको इस रीड बार पिन को कम करना चाहिए ताकि आपको डेटा बस के लिए उस रजिस्टर में मूल्य मिल जाए। इसलिए जब CS बार 0 या CS बार सक्रिय होता है तो एक हाई से लो पल्स रीड पिन पर दी जाएगी और फिर D0 से D7 पर डिजिटल आउटपुट आएगा। तो यह रीड लाइन है, इसके लिए हाई से लो पल्स की आवश्यकता होती है। एक और पिन होता है जिसे राइट WR कहा जाता है। यह भी एक इनपुट पिन है और एक्टिव लो है और यह कन्वर्शन प्रक्रिया शुरू करता है। तो कुछ प्रोसेसर में, कुछ ADC में एक और पिन है जिसे स्टार्ट कन्वर्शन या SC के रूप में जाना जाता है। तो इस विशेष ADC में आपके पास कोई अलग स्टार्ट कन्वर्शन लाइन नहीं है, इसलिए हमें यह राइट लाइन मिल गई है। जब हम इस राइट पिन पर लो से हाई ट्रांजीशन करते हैं तो यह ADC कन्वर्शन करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि एक बार जब डेटा डाला गया है, एक बार एनालॉग सिग्नल आ गया है, तो इस माइक्रोकंट्रोलर को ADC को कन्वर्शन प्रारंभ करने के लिए बताना चाहिए। अन्यथा उन सभी मूल्यों को परिवर्तित करने का कोई मतलब नहीं है जो एनालॉग लाइन पर आ रहे हैं। इसलिए एनालॉग लाइन लगातार मूल्य बदल देगी क्योंकि यह पर्यावरण से आ रही है, इसलिए यह लगातार मूल्य बदल सकती है। माइक्रोकंट्रोलर उन सभी परिवर्तित मूल्यों को प्राप्त करने में रुचि नहीं ले सकता है, इसलिए जब भी यह महसूस होता है कि मुझे संबंधित डिजिटल आउटपुट मिलना चाहिए, तो इसे इस स्टार्ट कन्वर्शन सिग्नल को सेट करना चाहिए या राइट सिग्नल पर CS0 के साथ लो से हाई ट्रांजीशन देना चाहिए। फिर ADC कन्वर्शन प्रक्रिया शुरू होगी। हमें क्लॉक इन मिल गया है। यदि आपको बाहरी क्लॉक सोर्स मिल गया है, तो आप इस क्लॉक को वहां की लाइन के पास जोड़ सकते हैं। यह बाहरी क्लॉक सोर्स के रूप में कार्य करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि इस 0804 को आंतरिक क्लॉक सोर्स भी मिला है, इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं बाहरी क्लॉक के साथ काम कर रहा हूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक INTR पिन है जो आउटपुट पिन है और एक्टिव लो है। जब कन्वर्जन समाप्त हो जाता है तो यह पिन लो हो जाएगा। जब आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जैसे आपने एक ADC को एक माइक्रोकंट्रोलर के साथ जोड़ा है और आपने इस CS बार और राइट बार सिग्नल को दिया है और लो से हाई ट्रांजीशन दिया है, तो यह परिवर्तित करना शुरू कर देता है। अब ADC के प्रकार के आधार पर कन्वर्जन करने में कुछ समय लगेगा। तो उस समय की अवधि में माइक्रोकंट्रोलर क्या करता है? तो एक संभावना है कि माइक्रोकंट्रोलर लगातार जांच करेगा कि क्या कन्वर्जन खत्म हो गया है या नहीं, और दूसरी संभावना यह है कि माइक्रोकंट्रोलर यह कोई और काम करेगा। और जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन किया जाता है तो यह माइक्रोकंट्रोलर को एक INTR सिग्नल देगा, माइक्रोकंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल देगा, यह बताते हुए कि कन्वर्जन खत्म हो गया है। तदनुसार यह विशेष लाइन 8051 से जुड़ी हो सकती है, इसलिए यह INT0 या INT1 पिन से जुड़ा हो सकता है और तदनुसार यह ISR के अनुरूप कूद जाएगा। उस ISR में हम इस रीड बार लाइन को सक्रिय कर सकते हैं और तदनुसार हम इस परिवर्तित मूल्य की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अन्य पिन है Vin प्लस और Vin माइनस, तो वे एनालॉग इनपुट है, यह डिफरेंशियल इनपुट है। तो सरलीकृत मामले में Vin माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड है और Vin प्लस सिग्नल लाइन है। तो हमें एनालॉग ग्राउंड मिला है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और V रेफरेंस वोल्टेज है। हम रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं। जब कनेक्टेड नहीं है तो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट है। यदि आप इस Vref/2 पिन को ओपन रखते हैं तो रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट होगा और जब यह कनेक्टेड होता है तो रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट हो जाएगा। तदनुसार आप इस पिन का उपयोग करके स्टेप साइज को कम कर सकते हैं। इसलिए 0 से 5 वोल्ट परिवर्तित करने के बजाय यदि आप 0 से 2.5 वोल्ट रेंज को परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या होगा? यदि वही 8 बिट ADC है तो आपको डिजिटल मूल्यों में परिवर्तित किए गए समान 256 लेवल्स के इनपुट मिल रहे हैं।
तो अगर रेंज कम है, इसका मतलब है आपका रिज़ॉल्यूशन अधिक होगा, क्योंकि अब आपके पास एनालॉग वोल्टेज में कम रेफरेंस हो सकता है जो कि LSB में परिवर्तन का उत्पादन करेगा। इसलिए हमें यह Vref/2 पिन मिला है। फिर एक डिजिटल ग्राउंड पिन DGND है, वह भी ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये D0 से D7 ये आउटपुट डेटा बिट्स है। फिर हमें क्लॉक को रीसेट करने के लिए क्लॉक R मिला है और यह एक VCC पावर सप्लाई है। यह ADC के लिए पावर सप्लाई है। तो हमारे पास इस ADC के लिए ये महत्वपूर्ण पिन है। तो यह एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें हमने एक 8051 चिप को इस ADC 0804 के साथ जोड़ा है। इस मामले में यह पोर्ट 1 डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया है। तो यह पोर्ट 1 इस LSB से जुड़ा है, D0 P10 से जुड़ा है और यह D7 17 से जुड़ा है। पोर्ट 3 का उपयोग अन्य सिग्नल्स जैसे चिप सिलेक्ट, रीड राइट और इंटरप्ट के लिए किया गया है। तो ये इस ऑपरेशन के लिए दिए गए सिग्नल्स है और इस Vin जैसे अन्य मूल्य को भी कनेक्ट किया गया है। यह माइक्रोकंट्रोलर के लिए इनपुट है। इस माध्यम से यह इस 10 किलो पॉट के माध्यम से इस ADC से जुड़ा हुआ है ताकि हम ADC को विभिन्न एनालॉग इनपुट मूल्य देने के लिए इस पॉट की स्थिति को बदल सकें और यह ADC मूल्य को तदनुसार परिवर्तित करेगा। यह Vin माइनस और यह एनालॉग इनपुट ग्राउंड, एनालॉग ग्राउंड, इसलिए वे सॉर्ट किए गए है और हमें यहाँ एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना होगा। उस क्लॉक जनरेशन सर्किटरी के लिए यह आवश्यक है। तो यह सर्किटरी आंतरिक रूप से यह क्लॉक उत्पन्न करेगा। तो यह सर्किटरी ऐसा करेगी। तो Vref/2 कनेक्टेड नहीं है और सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है। इस साइड हमें यह IC 0804 ADC मिला है। इस 8051 के साइड में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पोर्ट 1 का उपयोग डेटा बिट लाइनों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पोर्ट 3 का उपयोग कंट्रोल सिग्नल देने के लिए किया जाता है और मान लें कि पोर्ट 0 में हमारे पास कई LED जुड़े हुए है, इसलिए यहाँ जो भी डिजिटल मूल्य प्राप्त किया जाएगा उसे पोर्ट 0 पर रखा जाएगा ताकि पोर्ट 0 पर आप संबंधित बिट पैटर्न को चमकते हुए देख सकें। तो यह यहाँ किया जाता है। इस तरह यह इंटरफेसिंग सर्किटरी है। अब प्रोग्राम संरचना कुछ इस तरह होगी। तो ORG ओरिजिन 00H का मतलब है कि प्रोग्राम को लोकेशन 00H से कंपाइल किया जाएगा। तो सबसे पहले इस P1 को इनपुट मोड में डालना होगा। अगर आप इस पोर्ट P1 को देखें तो P1 इनपुट के रूप में D0 से D7 तक जुड़ा हुआ है। तो P1 को परिवर्तित करना होगा। P1 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यह यहाँ किया जाता है। फिर हम इस चिप सेलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो यह P 37 को क्लियर करेगा। तो यह इस CS बार लाइन को 0 के बराबर रख देगा। फिर बिट P 36 सेट करें। तो यह इस रीड लाइन को हाई बनाएगा और P 35 को क्लियर करेगा। यह राइट लाइन को लो बना देगा। फिर हमने सेट बिट 35 किया। तो यह कन्वर्जन शुरू करने के लिए एक हाई पल्स राइट को दे रहा है। इसलिए इस रीड लाइन को अब सेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ADC की सामग्री परिवर्तित मूल्य को लोड करने के लिए रीड लाइन पर एक हाई से लो ट्रांजीशन की आवश्यकता होगी। लेकिन कन्वर्जन शुरू करने के लिए हमें लो से हाई पल्स इस राइट बार पर राइट लाइन पर रखना होगा। तो यह इस P35 को क्लियर करके और फिर P35 सेट करके यहाँ किया गया है। अब हम इंतजार करते है जब तक INTR 0 के बराबर नहीं हो जाता है। इसलिए यह JB जंप ऑन बिट 3.4 वेट है। इसलिए यदि आप इस डायग्राम को देखें, P3.4 ADC से इंटेल लाइन से जुड़ा है, तो इसे इंटरप्ट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन इस सैंपल प्रोग्राम में हमने ऐसा नहीं किया है। इसलिए हम बस एक व्यस्त लूप पर इंतजार कर रहे है जब तक INTR 0 के बराबर नहीं हो जाता। INTR 0 हो जाने के बाद यह अगले स्टेटमेंट पर आ जाएगा। यह P 37 को क्लियर करेगा। यह चिप सेलेक्ट यह फिर से किया जाता है।
इसलिए हमने पहले ही P3.7 को क्लियर कर दिया है, तो यह एक अतिरिक्त सावधानी हो सकती है, इसलिए हम क्लियर P3.7 द्वारा CS बिट को क्लियर कर रहे है। फिर हम P3.6 को क्लियर करते है, जिससे रीड लाइन पर एक हाई से लो पल्स मिलती है, इसलिए रीड लाइन पहले से सेट बिट 3.6 द्वारा हाई पर सेट की गई थी, तो इसे हाई पर सेट किया गया था, लेकिन यहाँ इसे क्लियर कर दिया है, तो हमें रीड बार लाइन पर एक हाई से लो पल्स मिलती है। उसके बाद डेटा डेटा बस पर उपलब्ध है, तो यह ADC की D0 से D7 लाइन है, यह परिवर्तित मूल्य युक्त है, तो मुझे पोर्ट P1 पर रीड करना है, तो यहाँ MOV A P1 किया गया है, जिससे डिजिटल डेटा एक्यूमुलेटर पर आ जाएगा। अब हम इसे प्रदर्शित करना चाहते है। डिस्प्ले भाग के लिए आप इन LED के जुड़ने के तरीके को देखते है। यदि यह P 1.0 1 के बराबर है, तो इस LED को चमकने के लिए मुझे A0 यहाँ डालना होगा। इसी तरह अगर यह बिट 0 है, तो मैं इस LED को चमकाना नहीं चाहता, तो तदनुसार मुझे इस बिंदु पर 1 का मूल्य रखना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते है कि हमें इस मूल्य के एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, जिसे हमने यहाँ से पढ़ा है, ताकि संबंधित बिट पैटर्न प्राप्त करने के लिए पोर्ट 0 पर रखा जा सके। तो यह यहाँ ऐसा किया जाता है। उस P1 पोर्ट सामग्री को एक्यूमुलेटर में प्राप्त करने के बाद हम A को कॉम्प्लीमेंट कर रहे है, और यह कॉम्प्लीमेंट A बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो सभी बिट्स कॉम्प्लीमेंटेड है, और फिर MOV P0 A, तो MOV P0 A LED के लिए डेटा को P0 में आउटपुट करेगा, तो यह इस P0 को आउटपुट देगा, इसलिए यह पैटर्न P0 पर जाएगा और फिर SJMP मेन होगा। फिर से यहाँ जाए, इसलिए मुझे इस रीड लाइन को हाई बनाना है। इस समय तक हम ADC से अगले डेटा को सैंपल करने के लिए तैयार है, ताकि मुझे एक और RD सिग्नल देना चाहिए, दूसरा राइट सिग्नल ADC को देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर रीड लाइन पर एक हाई से लो पल्स और राइट लाइन पर लो से हाई पल्स दी गई है, और फिर यह कन्वर्शन करेगा। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कुछ मामलों में हमें यह INTR सिग्नल मिल गया है। कुछ प्रोसेसर्स में आप पाएंगे कि यह इंटेल लाइन एंड ऑफ कन्वर्शन के रूप में भी जानी जाती है। तो कई मामलों में आप इस पिन को एंड ऑफ कन्वर्शन लिखा हुआ पाएंगे, और यह राइट लाइन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह स्टार्ट कन्वर्शन है। तो इस प्रकार के कन्वेंशन्स होते है, इसलिए यदि आप एक अलग ADC को देख रहे है, तो आप इन पिनों के नाम थोड़े अलग पा सकते है। तो इस तरह आप ADC को कनेक्ट कर सकते है। तो यह विशेष ADC यह एक सिंगल चैनल ADC है, इसलिए केवल एक चैनल है जिस पर आप इस Vin इनपुट को फीड कर रहे है, और यह इसे परिवर्तित कर रहा है। तो कुछ ADC जैसे ADC 0808 की तरह, इसमें अधिक संख्या में एनालॉग चैनल होंगे, इसलिए सिंगल एनालॉग चैनल होने के बजाय इस चिप में कई एनालॉग चैनल हो सकते है। तो इसमें कई एनालॉग चैनल हो सकते है। तो ऐसे 4 एनालॉग चैनल कहे जा सकते है, उन्हें AN1 से AN4 के रूप में नामित किया जाता है, और फिर इसके अनुरूप कुछ सिलेक्ट लाइनें भी माइक्रोकंट्रोलर से आवश्यक होगी। तो आप बता सकते है कि आप इन सिलेक्ट लाइनों को सेट करके किस एनालॉग चैनल को बदलने जा रहे है, और तदनुसार कन्वर्शन किया जाएगा, और परिवर्तित मूल्य डेटा बस पर उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हमें मल्टी चैनल ADC मिल गया है, इसलिए इन्हें आमतौर पर मल्टी चैनल ADC कहा जाता है। वे उपयोगी है अगर हमें कई एनालॉग मात्राएं डिजिटल मूल्य में परिवर्तित करने के लिए मिली है, तो वे इसके लिए उपयोगी हो सकते है।